हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, मैं PSIR पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जीके में या जीएस में करंट अफेयर्स, पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस IR और इंटरनल सिक्योरिटी आदि भी पढ़ाता हूँ। मैंने ये भी बताया, मैंने टेस्ट सीरीज शुरू किया है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जो आपके केवल UPSC की ज़रूरत को पूरा नहीं करेगा बल्कि स्टेट PCS की ज़रूरत को पूरा करेगा। पहले हम जीके ही करा रहे हैं, क्योंकि जीके के ही नंबर के आधार पर आप क्वालिफाई किए जाते हैं मुख्य परीक्षा यानी रिटन परीक्षा के लिए। लेकिन ऐसा नहीं, CSET का पेपर नहीं कराया जाएगा, CSET का भी पेपर बाद में कराया जाएगा। जिस प्रकार से इसमें 6 सेक्शन होंगे, 6 पेपर्स होंगे, 6 सेक्शन वाइज। सेक्शन में पॉलिटी और इकॉनमी पर, इंडियन इकॉनमी पर फोकस ज़्यादा रहेगा। उसके बाद दो फुल फ्लेजेड होंगे, जिसमें वो इसी तरह से क्वेश्चंस होंगे जैसे UPSC पूछती है, ताकि आपको शुरू से ही इसी रूप में फेमिलराइज किया जा सके। यहाँ तक कि सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी 100 क्वेश्चन ही होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 200 अंक का। इसकी कॉपी जांच करके आपको बताया जाएगा टिप्पणी के साथ, बाकायदे एक्सप्लेनेशन के साथ, कि आप यहाँ यहाँ लैग कर रहे हैं। आप एडमिशन लेंगे तो आपको शुरू के एक पेपर जो है मॉडल के तौर पर दिया जाएगा, ताकि आप ये समझ सकें कि भाई ऐसा है कि जो सामने वाला है वो कोई अधकचरे ज्ञान वाला व्यक्ति नहीं है, वो उसको ठीक ठाक नॉलेज है UPSC और स्टेट PCS का, और इसी आधार पर वह क्वेश्चंस बना रहा है। मैं कई स्टेट PCS का एग्जामिनर भी रहा हूँ, पेपर सेटर भी रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कोई अधकचरा। मैं नाम तो नहीं ले सकता, चूँकि ये बात तो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि मैं अधकचरे ज्ञान का व्यक्ति हूँ जो ऐसे कहीं से टिप दूंगा और बना दूंगा। क्वेश्चन पेपर मैं खुद बनाऊंगा, और ये 2 विषय आपको पता ही है, इंडियन इकॉनमी और पॉलिटी, ये दोनों मिला के औसतन 100 में 30 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक मेजर सेक्शन का आपको ज्ञान हो जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स तो रहेगा ही रहेगा, वो भी 14-15 क्वेश्चन रहता ही है हर साल। तो इस प्रकार से किसी किसी साल उसने स्किप किया है या संख्या कम रखा है, लेकिन पिछले साल करंट अफेयर्स को भर रखा था। फिर साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस होंगे, फिर इसी प्रकार से आपके अन्य जैसे कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी होंगे, आपके थोड़े बहुत सोसाइटी से रिलेटेड या इन्फोर्समेंट एजेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, इक्के दुक्के, गवर्नेंस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, और वर्तमान में जो सरकार की पॉलिसी है, नीति है, उसकी तो हम चर्चा करते रहते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो करंट अफेयर्स में भी ठीक ठाक क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे कि आपको हर तरह से फेमिलाइज कर दिया जाए, हर तरह से आपको इक्विप कर दिया जाए, ताकि जब रियल टेस्ट आप देने जाएं तो आपके मन में कोई घबराहट या कोई आशंका न रहे, आप आसानी से उसे क्वालिफाई कर सकें। खैर, आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार ने लागू किया है वह क्या है, और ओल्ड पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम या सिस्टम भी, नेशनल पेंशन सिस्टम भी कहा जाता है NPS को, उससे किस मामले में ये अलग है और कब इससे लागू किया जाएगा, कौन किस लोगों को ये बेनिफिट करेगा। तो चलिए इसका डिटेल में, इसको हम डिटेल में समझाते हैं। दूसरे शब्दों में, मोटे तौर पर सरकार ने 24 अगस्त को, इसी महीने 24 अगस्त को केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना की घोषणा की, जिसे UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम दिया गया है। इस बात की घोषणा जो है अश्विनी वैष्णव साहब ने किया, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री भी हैं, उन्होंने इसकी घोषणा किया, और ऐसा माना जा रहा है कि ये OPS और NPS का मिश्रण है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूटरी है। दूसरे शब्दों में, OPS में और UPS में यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में सबसे बड़ा अंतर ये है कि पुरानी पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयज़ को एको पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था। इसमें
10% उसको उसका जो बेसिक पे है उसका और डियरनेस अलाउंस मिला करके उसका 10% उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये दूसरी बात है, केंद्र सरकार ने अपने कंट्रीब्यूशन को 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ कैलकुलेशन दे करके बताएंगे भी कि किसको कितना मिल सकता है। तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा अंत तक वॉच करिएगा, बाद में फिर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिएगा। केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को एक पेंशन स्कीम की घोषणा की, जो टीवी सोमनाथन, जो पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं, उनके द्वारा जो उनकी अध्यक्षता में जो गठित की गई कमेटी थी उसकी सिफारिश पर आधारित है। 2023 में इस कमेटी का गठन हुआ। केंद्र सरकार को लगा कि कई राज्यों में वो चुनाव इसलिए हार गई क्योंकि वहाँ उसने पेंशन स्कीम लागू नहीं कर रखी थी। जैसे हिमाचल प्रदेश में वो इसीलिए चुनाव हार गई क्योंकि वहाँ चूँकि सरकारी कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है, तो इस प्रकार से पेंशन योजना से मुक्त होने की वजह से उनको इसका लाभ मिल नहीं पा रहा था और इस वजह से वो बीजेपी की सरकार से नाराज़ थे और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को चुना। बहुत थोड़े मतों के अंतर से ही कांग्रेस सत्ता में आ गई। बहरहाल हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है और उसकी औकात ही कितनी है, लेकिन वहाँ से जो 4 सीटें लोकसभा की हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जीत ली है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 की पाँचों इस बार जीत ली है। तो इस प्रकार से ये देखना होगा केंद्र सरकार को कि भाई जो छोटे राज्य हैं वो भी उसकी स्थिरता में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि केवल लंबे समय तक आप वर्ष 2003 में वाजपेयी साहब द्वारा लिए गए फैसले को आप ढो नहीं सकते हैं। खैर, आप को वर्तमान रियलिटी पर ध्यान देना होगा। चलिए अब आगे चीज़ें हम लोग बताते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक्चुअली ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का मिश्रण है। ओल्ड पेंशन स्कीम में लास्ट ड्रॉन जो सैलरी होती थी, यानी अंतिम महीने में जो वेतन और भत्ते मिलते थे मिला करके, खास करके डियरनेस अलाउंस और बेसिक सैलरी, ये जो मिलते थे एम्प्लॉयज़ को, उसका 50% उसको पेंशन दिया जाता था। इसके अलावा ग्रेजुएटी बेनिफिट, अन्य बेनिफिट वो सब अलग से मिलता था। वही चीज़ इसमें भी है, लेकिन इसमें 50% लास्ट ट्रांस सैलरी का नहीं है, पूरे साल भर के एवरेज का है। यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में साल भर सपोज करिए आप 50,000 रुपये प्रति महीने से शुरू करते हैं और आपकी टोटल सैलरी इस प्रकार से, या आप यूँ कह लें लास्ट जब रिटायर होने होते हैं लास्ट ईयर में आपकी सैलरी हो जाती है बढ़ करके, माने उतार चढ़ाव भरा हुआ थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। और मान लीजिए मोटे तौर पर सरकार 2 बार डियरनेस अलाउंस की भी घोषणा कर देती है। कुल मिला जुला करके आप 15 लाख रुपए सालाना पाते हैं, तो उसका एवरेज 12 से भाग दे देंगे तो 1.25 लाख हुआ। 1.25 लाख एवरेज मंथली सैलरी आपकी हो गई और उसका 50% यानी 62,500 रुपये आपको हर महीने पेंशन मिलेगा। केंद्र सरकार का अनुमान है तत्काल में इससे 2,30,000 एम्प्लॉयज़ केंद्र सरकार के तत्काल लाभान्वित होंगे और इस पर 800 करोड़ रुपए का करीब करीब खर्च आएगा। लेकिन अगले साल से खर्च बढ़ करके 6,250 करोड़ हो जाएगा क्योंकि और केंद्र सरकार के एम्प्लॉय इसमें शामिल हो जाएंगे। अगर राज्य इसको लागू करते हैं तो 9 लाख एम्प्लॉय इसमें और जुड़ जाएंगे और उन पर जो खर्च आएगा वो एक बड़ा नंबर होगा। इसी से बचने के लिए वाजपेयी साहब ने 1 जनवरी 2004 से ये नई पेंशन योजना लागू कर दिया था। यानी 2003 तक तो पुरानी पेंशन योजना चलती रही, लेकिन नई पेंशन योजना को उन्होंने वर्ष 2004 में लागू करने की घोषणा की थी। इसीलिए कि जो फिस्कल डेफिसिट है राज्यों का वो बढ़कर के 12% से ऊपर चला गया था, जो कि केंद्र सरकार पर और सरकार के एक्सचेकर पर, राजकोष पर भारी बोझ डाल रहा था। तो मोटे तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये व्यवस्था की गई है कि जो साल भर एम्प्लॉय पाएगा वेतन, उतार चढ़ाव जो भी हो सब मिला करके
उसका औसत निकाला जाएगा कि मंथली कितना औसत होता है, 12 से भाग दिया जाएगा और उसका 50% जो होगा उसको सैलरी मिलेगी। कुछ एक्सपर्ट कैलकुलेट करके बताते हैं इस प्रकार से, अगर 50,000 रुपये से कोई अपनी नौकरी शुरू करता है और 25 साल नौकरी करता है, मान लीजिए 25 साल की उम्र में शुरू सेलेक्ट होता है या 30 साल की उम्र में शुरू सेलेक्ट होता है, और अगर वो मान लीजिए 25 साल या 35 साल जो भी है नौकरी करता है, तो वो पहले वाले की तुलना में यानी ओपीएस की ओल्ड पेंशन स्कीम की तुलना में थोड़ी सी कम धनराशि घर लेकर जाएगा, क्योंकि इसमें 10% उसका भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सरकार ने जो पहले 14% कंट्रीब्यूट करती थी, अब उसने 18.5% कंट्रीब्यूशन करने की घोषणा किया है। ये दूसरी बात है कि सरकार ने यहाँ थोड़ा खेला किया है। हो सकता है इसको लेकर के एम्प्लॉयज़ नाराज़ हों, सरकारी कर्मचारी नाराज़ हो सकते हैं कि भाई 8.5% सरकार कह रही है कि हम रिजर्व फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि मार्केट में होने वाले फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव को हम रोक सकें। साथ ही महंगाई को के इंडेक्सेशन की व्यवस्था सरकार ने किया, वो तो अच्छा है, वो तो पहले वाले में भी था, जिसके आधार पर डियरनेस अलाउंस यानी जितनी महंगाई बढ़ी उस हिसाब से महंगाई भत्ता आपको मिलता है और बेसिक पे के हिसाब से में वो जुड़ता चला जाता है। मोटे तौर पर अगर किसी आदमी ने 50,000 रुपये से शुरू किया है अपनी नौकरी, तो हो सकता है वो 1 लाख से ऊपर, यानी हो सकता है कि नए पे कमीशन में जो डियरनेस अलाउंस है उसको मर्ज करके और फिर नया बेसिक पे बना दिया जाए और उस पर भी वो 2-3 बार 6% की रेट से या 7% की रेट से या 5% की रेट से उसे महंगाई भत्ता मिले, साल में 2 बार दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसके अलावा ग्रेजुएटी वगैरह रिटायरमेंट पर जो बेनिफिट मिलता है वो सब अलग से है। तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था की है उसमें नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना दोनों का मिश्रण है। नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना में 2 प्रमुख अंतर थे। पुरानी पेंशन योजना में एम्प्लॉयज़ को, सरकारी कर्मचारियों को एको पैसा नहीं देना होता था और लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% उसको पेंशन मिलता था। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को लगा कि इससे उन पर बोझ बढ़ रहा है, तो उन लोगों ने अपने को ये इससे अलग ही रखा। बाद में चुनाव जीतने के लिए कुछ सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की, जैसे राजस्थान वगैरह की सरकारों ने, लेकिन उसका कोई खास लाभ नहीं मिला, जो भी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार यानी बीजेपी की सरकार के पराजय का मुख्य कारण ये माना जाता है, क्योंकि वहाँ हर घर में माना जाता है कि एक सरकारी कर्मचारी है तो उसको पेंशन नहीं मिलने से वो रुष्ट था और इसीलिए मामूली अंतर से केंद्र सरकार की जो पार्टी है यानी बीजेपी, वो वहाँ चुनाव हार गई हिमाचल प्रदेश में और कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई मामूली अंतर से। तो अगर ये संभव है कि अगर पेंशन स्कीम पहले अनाउंस हुआ रहता तो शायद बीजेपी वहाँ राज्य में भी सत्तारूढ़ होती। खैर जो भी है, लोकसभा में सभी 4 सीटें वहाँ से जीत गई है बीजेपी और उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीत गई है। इस तरह से छोटे छोटे राज्यों से जो सीटें जीती है बीजेपी ने, इसकी वजह से उसका आंकड़ा बढ़ करके 240 हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी को लगता है इसमें कुछ और किए जाने की ज़रूरत है और उम्मीद की जा रही है कि एनडीए रूल्ड जो स्टेट्स हैं वो जल्द ही इस योजना को लागू कर देंगे। महाराष्ट्र ने लागू कर भी दिया है, लागू करने की घोषणा कर दिया है। इस प्रकार से वो भारत का पहला ऐसा राज्य हो गया है जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की हिंदी आप इकहरी पेंशन योजना बना सकते हैं। बहरहाल इसमें दोनों का मिश्रण है, ओपीएस और एनपीएस। एनपीएस और ओपीएस में हम अंतर बता रहे थे, तो पहला अंतर बताया हमने कि ओपीएस में को पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करना होता था और एम्प्लॉयज़ के लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। और दूसरा प्रमुख अंतर ये था कि ओपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए था, एनपीएस सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों दोनों के लिए है। यानी दोनों ये कर सकते हैं, दोनों इसे ले सकते हैं। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं
कि पहला अंतर कंट्रीब्यूशन को लेकर के था और दूसरा अंतर जो है वो कन्फाइनमेंट यानी एक केवल सरकारी व्यवस्था तक सीमित था, एक ने दरवाज़ा खोल दिया था सबके लिए। आज भी ये ऑप्शन रखा गया है, हालांकि एक बार ऑप्शन दे देने के बाद उसे चेंज नहीं किया जा सकता कि भाई आप जो है ओपीएस में जाना चाहते हैं, यूपीएस में जाना चाहते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में न्यू पेंशन स्कीम में 40% पैसा जो है वो फंड मैनेजर जैसे आपके एचडीएफसी, आपके कुछ प्राइवेट सेक्टर के, कुछ सरकारी जैसे एलआईसी, जीआईसी, इस तरह के फंड मैनेजर उसको मैनेज करेंगे। लेकिन 60% पैसा आप रिटायरमेंट के समय जो कंट्रीब्यूट आपने किया है, जो सरकार ने किया, उन सबको मिला करके जो पूल बना है उसमें से 60% पैसा आप निकाल सकते हैं। वो व्यवस्था भी रिटेन करके रखी गई है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में ये था कि भाई आप पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और उसमें से, लेकिन बेचने के लिए की शर्त यही थी कि 40% ही बेच सकते हैं, 60% को बांट दिया जाता था महीनों में और आपको ज़िंदा रहने का सर्टिफिकेट देना पड़ता था साल में एक बार, उसके आधार पर आपको पेंशन मिलता रहता था। बहरहाल यूपीएस में ये सब सारी बातें शामिल कर ली गई हैं, लेकिन वही है, एक कंट्रीब्यूशन का झमेला है। पहले सरकार 14% एनपीएस में देती थी, इसमें 18.5% देने का वादा किया है, लेकिन यहाँ सरकार ने खेला किया है। हो सकता है कर्मचारी इसका विरोध करें, और वो खेला ये है कि जो 8.5% का कंट्रीब्यूशन है सरकार का, वो रिजर्व फंड के में किया जाएगा। सरकार कह रही भाई इससे बाज़ार में होने वाले उतार चढ़ाव से हम निपट सकेंगे। मोटे तौर पर सरकार ये मानती है कि अगर बाज़ार में ज़्यादा महंगाई हो गया या मार्केट में यानी देश के भीतर महंगाई ज़्यादा हो गया, तो इस फंड का प्रयोग करके हम आलू प्याज बाहर से ख़रीद लेंगे और महंगाई को नीचे ला देंगे। तो मोटे तौर पर यही हुआ कि 8.5% के मैनेजमेंट तो सरकारें के हाथ में रहेगा। 10% का कंट्रीब्यूशन सरकार करेगी, वो एम्प्लॉय के हाथ में रहेगा। चूँकि एम्प्लॉय 60% अब भी विड्रॉ कर सकता है, 40% पैसा अब भी सरकार के पास ही रहेगा। लेकिन सरकार एनपीएस की तरह से शेयर बाज़ार में उसे इन्वेस्ट करके और वो अनसर्टेनिटी क्रिएट नहीं कर पाएगी जो पहले थी। इसीलिए एनपीएस का विरोध हो रहा था, क्योंकि उसमें कब बाज़ार में उतार चढ़ाव होगा, कब नहीं होगा, इसको कोई जानता नहीं था और वह कंट्रीब्यूशन बेस्ड था। तो इस प्रकार से अनसर्टेन रहता था फ्यूचर, यानी कर्मचारियों को लगता था कि भाई रिटायरमेंट के बाद भी हमको स्टेबिलिटी नहीं मिलती, एक निश्चित इनकम हमको नहीं मिलती है। इसीलिए यूपीएस लाया गया है। यूपीएस में एनपीएस वाले इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, जिसमें कि फंड मैनेजर एलआईसी, जीआईसी और एचडीएफसी जैसे लोग उसके फंड का मैनेजमेंट करेंगे। या अब जैसे कम्युनिस्टों का ये आरोप था, भाई पैसा हमारा मैनेजमेंट, माने हमारे पैसे पर मलाई काटेंगे जो इन्वेस्टर हैं वो, जैसे रिलायंस जैसे लोग या प्राइवेट सेक्टर के, एचडीएफसी तो प्राइवेट ही बैंक है, तो मोटे तौर पर एलआईसी और जीआईसी भी तो कारपोरेशन ही है। हालांकि अंततः मालिक तो सरकार ही है, लेकिन है कारपोरेशन। यानी कारपोरेशन का बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, भाई अपने कमाओ, अपने खाओ और हमको भी खिलाओ। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर इन्हीं को फंड मैनेजर बनाया गया था। बाद में चल के रिलायंस, यानी 9 फंड मैनेजर थे, कुछ प्राइवेट आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस जैसे लोगों को भी फंड मैनेजर बना दिया गया था। तो इसी का विरोध करते थे एम्प्लॉय चाहते थे भाई एश्योर्ड रिटर्न हो, एश्योर्ड फैमिली पेंशन और इंडिविजुअल पेंशन दोनों एश्योर्ड हों। तो नए यूनिफाइड पेंशन स्कीम एश्योर्ड तो किया गया है, लेकिन ये कंट्रीब्यूटरी है। दूसरे शब्दों में एम्प्लॉयज़ को अपने सैलरी और डियरनेस अलाउंस मिला करके, जो उसका बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस मिला करके जो वो बेसिक ही माना जाता है, जो अमाउंट बनता है उसका 10% उसको अब भी कंट्रीब्यूट करना है एनपीएस की तरह से। और साल भर, लास्ट ट्रांस सैलरी नहीं है, साल भर जो वो पाएगा, उतार चढ़ाव भरा जो भी सैलरी पाएगा, उसका पहले एवरेज 12 से भाग दे के निकाला जाएगा
और उसके बाद उसका 50% एश्योर्ड इनकम के रूप में, अगर 25 साल उसने सर्विस किया है, अगर उसने कम समय 10 साल सर्विस किया है, तो मिनिमम एश्योर्ड इनकम या एश्योर्ड पेंशन कह सकते हैं 10,000 रुपये रखा तो गया है, लेकिन वो तब है जब एम्प्लॉयज़ की लेंथ ऑफ सर्विस बहुत कम 10 साल की ही हो। लेकिन 25 साल अगर कोई नौकरी करता है तो उसे फुल बेनिफिट मिलेगा, यानी 50% ऑफ द एनुअल एवरेज सैलरी का जो है 50% आपको मिलेगा। यानी जो वार्षिक सालाना जो आपने एवरेज सैलरी प्राप्त किया है उसका 50% आपको मिलेगा। यह बात अश्विनी वैष्णव साहब ने क्लियर कर दिया है। तो ओपीएस और अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बीच अंतर पूछा जाए तो आप कहेंगे मोटे तौर पर एक अंतर ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना होता था और इसमें 10% अपने से बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और एक और भी अंतर आप बता सकते हैं, ओपीएस जो था वो रिटायरमेंट के समय लास्ट ड्रांस सैलरी का 50% दिया जाता था। जाहिर है कि वो सैलरी मैक्सिमम होगी, सुपर एनुएशन के टाइम जो सैलरी होनी चाहिए वही सैलरी सुपर टाइम स्केल की सैलरी होगी। जैसे मान लीजिए कोई आईएएस है तो अगर वो साल भर में प्रमोट होकर के चीफ सेक्रेटरी बनता है तो 2.5 लाख रुपए उसकी फिक्स्ड सैलरी होगी, उसका 50% या 1.25 लाख मिलेगा, लेकिन एवरेज निकालने में थोड़ा कम हो सकता है। कुछ लोगों ने कैलकुलेशन करके बताया भी, अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी ने शुरू में ही 50% 50,000 रुपये की सैलरी लेनी शुरू कर दी और वो 35 साल नौकरी करता है, 25 साल की उम्र में सेलेक्ट होता है, तो 35 साल नौकरी करने के बाद वो 60 साल का हो ही जाएगा। तो ऐसी दशा में जब वो 60 साल का हो जाएगा तो वो पेंशन, केवल पेंशन योजना के तहत उसमें जो सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से 4.29 करोड़ रुपये जमा हो सकते हैं, लेकिन जो नए यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसके तहत वो 3.79 करोड़ के करीब ही हो गए, यानी थोड़ा सा कम हो जाएगा उससे। लेकिन फिर भी ये योजना ठीक है भाई। जहाँ जहाँ अनसर्टेनिटी रहता था भाई मार्केट में लगाएंगे, वही रहता था भाई न नॉर्मल तेल हो ही ना था राधा नाचे, जो भोजपुरी में कहावत है कि भाई ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। वही बात है भाई, ये लाभ होगा तो आपको मिलेगा, वो लाभ होगा तो आपको मिलेगा, सब शब्द बागीर बन करके रह जाता था। लेकिन अनसर्टेनिटी, रिटायरमेंट के समय तक तो मौज किया, उसके बाद अनसर्टेनिटी में जिए बुढ़ौती में, तो ये अच्छा नहीं था। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम कम से कम एश्योर्ड इनकम यानी एक निश्चित इनकम तो देता है कि भाई चलो ठीक है 21 साल का सही, लेकिन एक साल के एवरेज का 50% आप ले करके दे तो रहे हैं पेंशन के रूप में। पहले क्या था, लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% और पहले कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था, अब 10% का कंट्रीब्यूशन करना होगा जैसे एनपीएस में होता है। बस ये है कि सरकार ने अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया है, 14 से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है, लेकिन बेसिकली उसका 10% ही रहेगा। 8.5% जो है वो मोटे तौर पर वो रिजर्व फंड के रूप में क्रिएट करेगी। हालांकि वो भी एम्प्लॉय को मिलेगा, लेकिन वो उतार चढ़ाव से भरा जो भी बाज़ार में चीज़ें उतार चढ़ाव से भरी होंगी उससे निपटने के लिए, यानी महंगाई घटेगी, महंगाई बढ़ेगी, इसके ऊपर सरकार खर्चा करेगी, बाद में सरकार वो एम्प्लॉय को रिटर्न कर देगी, लेकिन तत्काल में उसका मैनेजमेंट सरकार ही करेगी। खैर जो भी है, माने पेंशन सुधार की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जाएगा और देखते हैं आगे क्या होता है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस का मिश्रण है। जैसे एनपीएस में 60% आप निकाल सकते थे रिटायरमेंट के टाइम, 60% व्यवस्था इसमें भी किया है, 40% आप बेच सकते हैं इसमें, यानी 40% तक आप बेच सकते हैं। एनपीएस में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 40% आप कर देंगे कि भाई लीजिए 40% फंड मैनेजर साहब आप लगाइए, बाज़ार में जो लाभ हो उससे उसको हमको बांटिए। लेकिन आपको बताया गया
इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको चुनना है। एक वर्ष 2004 में 1 जनवरी 2004 से प्रभावी हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय से, और चूंकि माना जा रहा है करीब 7 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ता था केंद्र और राज्य सरकारों पर, इसीलिए अधिकांश सरकारों ने, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हैं, इस पर विचार नहीं किया। मनमोहन सिंह तो खुद एक अर्थशास्त्री थे, 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी इस पर विचार नहीं किया। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो एनपीएस है वो 40% के ले तो लेता ज़रूर था, लेकिन अनसर्टेन रिटर्न भी रहता था उसमें, बाज़ार में उतार चढ़ाव बना, वोलेटिलिटी की स्थिति बनी रहती थी। इसलिए ये कहना बेमानी होगा कि वो एश्योर्ड इनकम पर आधारित था। उससे तो बेहतर ही है यूपीएस कि भाई ये एश्योर्ड इनकम तो देता, लेकिन गड़बड़ यही है कि 10% कंट्रीब्यूशन और सरकार जो 8% 8.5% जो उसने रिजर्व फंड क्रिएट करने का फैसला किया है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। महंगाई भत्ता पहले की तरह से ही मिलेगा, इंडेक्सेशन, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की व्यवस्था इसमें भी है, यानी डियरनेस अलाउंस जैसे पहले कर्मचारियों को मिलता था साल में 2 बार, उसी तरह से इस बार भी मिलेगा। लेकिन वही है कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन 10% का करना है कर्मचारी को, वो पेनफुल हो सकता है, और एक साल के एवरेज का 50% तो उस पर भी कुछ एम्प्लॉयज़ को आपत्ति हो सकता है। फिर भी ये न्यू पेंशन या नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम की तुलना में बेहतर तो माना ही जाएगा, माने अनसर्टेनिटी से उभारने का एक प्रमुख जरिया है। हमने आपको कुछ कैलकुलेशन भी बताया, हमने आपको बहुत सारी बातें बताई। इसी तरह से वीडियो देखते, करंट अफेयर से रिलेटेड है, मेरी समझ से आप चीज़ें समझ गए होंगे। इसके बाद भी आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो वीडियो 2-3 बार देखिए, उसके बाद आप हमको पोस्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम लिखकर कि भाई ऐसा ये समस्या है, उसको हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद उसी में हम आपको जवाब भी दे देंगे। धन्यवाद।